Good morning, children. In last class we were doing relation. The name of chapter is relation and function. So almost we have done relation. इसका एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है जो मैं आज करा रहा हूँ. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन. तो इस पूरे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन. इसमें रिलेशन हमने कर लिया है और फंक्शन हमें करना है. तो एक क्वेश्चन रिलेशन का मैं और कराता हूँ आपको. उसके बाद में चैप्टर फंक्शन स्टार्ट करूँगा. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 1.1. A set is given like this: 1, 2, 3, 4. Okay, and relation is also given: 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, and 3, 2. So prove that what and what properties are applying in this relation: reflexive, symmetric and transitive. तो वन बाय वन हम चेक करते जाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है. क्लियर चिल्ड्रन? I am looking once again: 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 and 3, 2. So what is the required condition for reflexivity? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया मैंने आपको? उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए और वो एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए. सिमेट्रिक में A रिलेटेड टू B एंड B शुड रिलेटेड टू A. और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, देन A रिलेटेड टू C. A B का भाई है, B C का भाई है, तो A और C भी भाई भाई होने चाहिए. क्लियर चिल्ड्रन? तो रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट होता है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट होते हैं और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट होते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? सो फॉर रिफ्लेक्सिव A रिलेटेड टू A, इसको ऐसे लिखना होता है A रिलेटेड टू A. कहने का मतलब ये है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, हर कोई एलिमेंट का पेयरिंग होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 1, तो 1 1 1 1 हमारे पास होना चाहिए. तो 1 1 हमारे पास है कि नहीं है? इसमें देखो 1 1 1 1 यहाँ प्रेजेंट है, तो 1 1 बिलोंग्स टू R. सिमिलरली 2 2 भी होना चाहिए. 2 रिलेटेड टू 2, 2 2 भी प्रेजेंट है. 3 रिलेटेड टू 3, ये भी प्रेजेंट है. ठीक है. 4 रिलेटेड टू 4, 4 4 भी प्रेजेंट है. जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका डबलेट होना चाहिए. दैट इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ओनली. क्लियर? सो R इज रिफ्लेक्सिव. Clear children? R is reflexive. Now for symmetric. A related to B. Okay? A related to B, कोई भी 2 डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं. 1 related to 2, 1 related to 2. ठीक है? तो 1 2 प्रेजेंट होना चाहिए. 1 2 R के अंदर है, तो 1 2 इज प्रेजेंट इन R. इसका उल्टा करके देखते हैं. B रिलेटेड टू A, दिस इंप्लाइज 2 रिलेटेड टू 1, तो 2 1. लेकिन 2 1 मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो 2 1 इज नॉट प्रेजेंट इन R. अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी होना चाहिए, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R. ठीक है. तो जितने भी डबलेट के पेयर, जो डबलेट पेयर है उनको छोड़ के जितने भी पेयर हैं उन सबका रेसिप्रोकल भी हमारे पास होना चाहिए. जैसे 1 2 है, यहाँ देखो फिर से 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए. 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए.
3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से बताता हूं, A related to B, that is 1 related to 2, तो 1 2 is present in R. B related to A, 2 related to 1, 2 1 present in R, not present in R. So R is not symmetric. अब हमें बाकी बताने की जरूरत नहीं है, 1 3 को बताने की जरूरत नहीं है, 3 2 को बताने की अब जरूरत नहीं है। अगर किसी एक पेयर पे ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी फेल मानी जाएगी, भले ही चाहे बाकी सब ऑर्डर पेयर में ये प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन किसी एक में भी अगर फेल है तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फेल मानी जाएगी। क्लियर चिल्ड्रन? सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? अब थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव। इसमें क्या होना चाहिए? A रिलेटेड टू B, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 रिलेटेड टू 3, तो 1 3 है हमारे पास, 1 3 बिलोंग्स टू R, 1 3 प्रेजेंट है। 3 का रिलेशन किसी और के साथ है, देखो 3 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 3 का रिलेशन 2 के साथ भी। क्लियर चिल्ड्रन? 1 3 प्रेजेंट है, पहले तो हमने 1 और 3 देखा, ठीक है। अब अगर हम 1 2 से स्टार्ट करेंगे तो 1 रिलेटेड टू 2, ठीक है, आगे 1 2 का बताएंगे बाद में, पहले 1 3 का देखते हैं। 1 3 1 रिलेटेड टू 3 और 3 का रिलेशन 2 के साथ भी। B रिलेटेड टू C, 3 रिलेटेड टू 2, ठीक है, B रिलेटेड टू C, तो 3 2 भी प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ। इन दोनों नंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे। तो हमने A को मान लिया, इसमें A को मान लिया 1, B को मान लिया 3 और C को मान लिया हमने 2, ठीक है। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 2। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो 1 का रिलेशन 3 के साथ 1 3 भी प्रेजेंट है और 3 का रिलेशन 2 के साथ 3 2 भी प्रेजेंट है। अब हमें ये देखना 1 और 2 भी प्रेजेंट है कि नहीं, A और C, A और C। 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ और 1 और 2 का रिलेशन भी है कि नहीं है हमारे पास। ऑल्सो we have 1 related to 2, that is 1 2 belongs to R. This implies A related to C also, so it has transitive property. So R is transitive. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, हमने कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लिया 1 3, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ, ठीक है। 1 का रिलेशन 3 के साथ 1 3 प्रेजेंट, 3 का रिलेशन 2 के साथ 3 2 प्रेजेंट। अब 1 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए R में, रिलेशन के अंदर 1 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो 1 2 भी प्रेजेंट है, तो ये A है और ये C है। ये हम लेट कर सकते हैं किसको हमें A लेना है, किसको B लेना है और किसको C लेना है, ठीक है चिल्ड्रन। अब ये सब में लगना चाहिए इस टाइप से, वैसे सिर्फ एक ही बताना काफी है, लेकिन देखो 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 2, ठीक है। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन भी 2 के साथ है, ठीक है। यहां मैं एक बार फिर से लिख के दिखाता हूं, ये एक अलग एग्जांपल ले रहा हूं। 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 2, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, ठीक है, ऐसे 2 का रिलेशन 2 के साथ, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, ठीक है। अब 1 का रिलेशन भी 2 के साथ होना चाहिए, तो 1 2 भी प्रेजेंट है हमारे पास। तो अगर हम इन दोनों पेयर का यूज करेंगे तो भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में भी होल्ड हो रही है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो
तो 1 और 2 को ए और सी मानेंगे यहाँ। क्लियर चिल्ड्रन? हम आगे भी चेक कर सकते हैं। 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ और 1 का रिलेशन 3 के साथ, तो 1 3 प्रेजेंट। क्लियर? तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हो रही है। तो इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक and transitive. It is reflexive and transitive but not symmetric. So R is reflexive, transitive but not symmetric. Clear children? So this was the end of the chapter relation. Everything I have told you. Okay, now I am starting chapter function. Next topic, the function. Chapter का नाम तो relation and function है, तो next topic I am starting function. So what do you mean by function? Clear children? फंक्शन। क्लियर चिल्ड्रन? तो पहले फंक्शन की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। पहले इसको सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख दूँ, फिर उसके बाद मैं इसे समझाता हूँ। ए फंक्शन is a rule between two sets such that each element of set A is associated with unique element of set B। एक बार इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। ए फंक्शन इज ए रूल बिटवीन टू sets such that each element of set A is associated with unique element of set B। unique का मतलब particular। each element of set A is associated with some or particular element of set B। set A और set B दो सेट हैं हमारे पास, दो सेट हैं, set A और set B। सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट बी के कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट के साथ किसी ना किसी रूल से एसोसिएटेड हैं, किसी ना किसी रूल से बाइंड अप हैं, बंधे हुए हैं, कोई ना कोई रूल उनके बीच में लगा हुआ है। ओके चिल्ड्रन? फॉर एग्जांपल दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो 1 2 3 हियर 1 2 3 4 5 6 and 7 also. This is set B। ठीक है चिल्ड्रन? Each element of set A, suppose 1 is related to 2, 2 is related to 4 and 3 is related to 6, ऐसे एसोसिएटेड है। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं। 1 is related to 2, 2 is related to 4 and 3 is related to 6। तो इन दोनों सेट के बीच में एक रूल काम कर रहा है। वो रूल आपको बताना है, क्या देख के, आपको देखने से क्या नजर आ रहा है। इधर जो भी एलिमेंट है उसका डबल उधर प्रेजेंट है। 1 का डबल 2, 1 is associated with 2, 2 is associated with 4 and 3 is associated with 6। अब डेफिनेशन एक बार ध्यान से पढ़ो। A function is a rule between two sets such that each element of set A is associated with some element of set B। Each word मैंने set A के लिए बोला है। Each word
ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, यहां से यहां तक कुछ नहीं है, ए फंक्शन इज ए रूल बिटवीन टू सेट्स, ठीक है, यहां से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली लाइन क्या है, ए फंक्शन इज ए रूल बिटवीन टू सेट्स, ठीक है, इन विच सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच वर्ड ध्यान रखना, ईच वर्ड का मतलब है सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated with some element of set B or all element of set B। तो सेट A के सारे एलिमेंट, all element of set A are associated with some element of set B। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों रिपीट कर रहा हूं, सेट A में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। नो एलिमेंट शुड बी एम्प्टी इन सेट A। सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेट बी में कोई एलिमेंट खाली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, क्लियर चिल्ड्रन। तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट। क्लियर चिल्ड्रन, ओके। अब फर्दर आगे पहले फिर बात आई कि फंक्शन इज ए रूल। ये रूल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। इधर जो एलिमेंट हैं उन सब का डबल उधर है। जैसे अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूं तो 1 का आंसर क्या आएगा, 2 × 1। जैसे f1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 1 दैट इज 2। f2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 2 दैट इज 4। f3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 3 दैट इज 6। तो 3 एलिमेंट है, मैंने तीनों को पुट करके देख लिया, 1 2 3, ये 1 2 3, इन सब का डबल उधर है। ये रूल है। कभी कभी ऐसा रूल भी होगा कि fx इज इक्वल टू 3x, कि जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है उनका 3 गुना उधर है। कभी कभी ऐसा रूल भी होगा जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है इनका स्क्वायर दूसरे सेट के अंदर है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रूल भी होंगे, हर क्वेश्चन में एक अलग रूल बताया गया है, उस रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट एसोसिएटेड होने चाहिए। क्लियर चिल्ड्रन, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, डेफिनेशन को ध्यान से देखो। फंक्शन इज ए रूल, रूल बता दिया आपको, ये रूल है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, कि इधर के सारे एलिमेंट उधर डबल हैं, इधर के सारे एलिमेंट उधर जाके डबल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर उधर है और डबल होके। क्लियर, जितने भी इधर नंबर है उन सबके डबल उधर हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो फंक्शन इज ए रूल बिटवीन टू सेट सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। सम वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि देखो 2 4 और 6 एसोसिएटेड हैं, बस 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 3 का डबल 6। तो 2 4 6 ही एसोसिएटेड है, बाकी कुछ एलिमेंट खाली बचे हुए हैं। 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 7 खाली एलिमेंट बचे हुए, लेकिन इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। क्लियर चिल्ड्रन। अब 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी। इन सारे एलिमेंट को हम x भी बोलते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को हम y बोलते हैं। क्लियर, इसको हम डोमेन भी बोलते हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, डोमेन। इन सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है। सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन, लिख देता हूं मैं एक बार, डोमेन। सेट ए, कोडोमेन, सेट बी। एक और वर्ड यूज होता है रेंज। रेंज उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो रूल के अकॉर्डिंग यहां आंसर होते हैं 2 4 6। यहां देखो 2 4 एंड 6, इस 2 को 4 को और 6 को, ये एक नया सेट है जो एलिमेंट एसोसिएटेड है। इन सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डोमेन। इन सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और जो एलिमेंट रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो आंसर है 1 का आंसर 2 है, 2 का आंसर 4 है, 3 का आंसर 6 है, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं रेंज। तो रेंज हो गया हमारा 2 4 6।
ये हमारी रेंज होगी। क्लियर चिल्ड्रन? तो सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे? डोमेन। सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन, और जो जो एलिमेंट एसोसिएटेड हैं उसे बोलते हैं रेंज। तो दिस वाज समथिंग अबाउट फंक्शन। अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात, एक बार डेफिनेशन पे फिर से जाते हैं। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? ए फंक्शन इज ए रूल बिटवीन टू सेट। दो सेट के बीच में अगर एलिमेंट किसी रूल से बंधे हुए हैं तो उस रूल को फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी है। आगे क्या लिखा हुआ है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के कुछ एलिमेंट के साथ उस रूल से बाइंड अप हैं या एसोसिएट है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 किस किस से बाइंड अप है? 2 4 6 से। तो 2 4 6 को बोलेंगे रेंज और सारे एलिमेंट्स को बोलेंगे कोडोमेन। तो फंक्शन इज ए रूल बिटवीन टू सेट्स सच दैट ईच एलिमेंट, ईच वर्ड पे ध्यान देना, ईच और यूनिक इन दो वर्ड्स पे ध्यान देना। ईच मैंने सेट ए के लिए यूज किया है और यूनिक मैंने सेट बी के लिए यूज किया है। इन दोनों वर्ड में ये डिफरेंस है। ईच का मतलब है सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और यूनिक का मतलब है, यूनिक का मतलब पर्टिकुलर, स्पेशल या सम। यूनिक का मतलब कुछ स्पेशल एलिमेंट, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट या सम एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। कभी कभी इधर ऐसा भी होता है कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होता। ठीक है चिल्ड्रन? यस। नाउ नेक्स्ट, नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है? फर्स्ट थिंग, सेट ए सेट बी 1 2 3, इधर 2 4 6। ठीक है? एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएटेड है। कई बार ऐसा होता है 2 2 3 3 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होते हैं। तो यहां क्या रिलेशन लग रहा है? fx इज इक्वल टू 2x। इन सब का डबल इधर है, इसे बोलते हैं 1 1। एक एलिमेंट का एक इमेज है। इन्हें प्री इमेज बोलते हैं और इन्हें इमेज बोलते हैं। जो डोमेन होता है, डोमेन एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। डोमेन को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। और कोडोमेन इन सबको बोलते हैं इमेज। तो 1 का जो आंसर है उसे इमेज बोलते हैं, 2 का आंसर 4 है उसे इमेज बोलते हैं, 3 का आंसर 6 है उसे इमेज बोलते हैं। तो 1 का एक इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक इमेज है। कभी कभी ऐसा होता है 2 2 3 3 एलिमेंट का एक ही इमेज होता है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि एक एलिमेंट का एक आंसर है। 1 का आंसर 2, 2 का आंसर 4, 3 का आंसर 6। ठीक है? तो इस सिचुएशन को बोलते हैं 1 1। 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव। ठीक है? 1 1 और इंजेक्टिव। अब दूसरी सिचुएशन, 1 -1 2 -2। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। 1 4 9। और रूल लगा रहा हूं मैं यहां fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हर क्वेश्चन में एक अलग टाइप का रूल होगा। अब आप देखें, -1 का स्क्वायर करने के बाद भी +1 होता है और +1 का स्क्वायर करने के बाद भी +1 होता है। 1 का आंसर भी 1 और -1 का आंसर भी 1। 2 का आंसर भी 4 और -2 का आंसर भी 4। यानी कि दो दो एलिमेंट का एक एक आंसर है, दो दो प्री इमेज का एक इमेज है। ठीक है? इस रूल के अकॉर्डिंग आप यहां देख सकते हैं -1 जब मैं यहां पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। जब +1 पुट करोगे तो +1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है। ओके? तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1।
2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं मैनी वन। मैनी वन, ठीक है। क्लियर चिल्ड्रन? 1 1 इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता मैनी वन का। 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, और मैनी वन इस फंक्शन को बोलते हैं जहां एक से ज्यादा एलिमेंट का एक सिंगल इमेज। कभी कभी 2 2 3 3 एलिमेंट का एक इमेज होता है, ठीक है। क्योंकि अब देखो 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, -2 का स्क्वायर भी 4 और +2 का स्क्वायर भी 4, ये किसी का भी इमेज नहीं। अब आता है ऑन टू और इन टू, ठीक है। ऑन टू, इसको मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूं। सेट ए सेट बी 1 2 3 2 4 6, इसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो नाम लिखता हूं मैं, बाद में लिखूंगा नाम 1 1 एंड ऑन टू। ऑन टू बोलते हैं इसको, हम ऑन टू तब बोलते हैं जब कोई भी एलिमेंट खाली ना बचा हुआ हो, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या है, एक एलिमेंट खाली बचा हुआ है, इसे बोलते हैं इनटू फंक्शन। इसको भी लिख सकते हैं हम ऐसे, सेट ए सेट बी 1 2 3 2 4 6 8, ठीक है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, इसे बोलेंगे इनटू। ये इनटू फंक्शन। किसी सेट बी में अगर कोई एलिमेंट खाली बचा रह जाता है तो उसे बोलते हैं इनटू फंक्शन। सबसे पहले तो क्या देखना होता है कि एक एलिमेंट का एक आंसर है, उसे तो बोलते हैं 1 1। अगर 2 2 3 3 एलिमेंट के एक आंसर है तो उसे बोलते हैं मैनी वन। पहले तो ये दो सिचुएशन देखो, यहाँ एक एलिमेंट का एक आंसर है, उसे बोलते हैं 1 1। यहाँ 2 एलिमेंट का एक आंसर है, इसे बोलते हैं मैनी वन। फिर उसके बाद बात आती है कि सेट बी में कोई एलिमेंट खाली है कि नहीं। सेट बी में यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं, ठीक है। यहाँ सारे एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट ए में हैं उन सबका आंसर सेट बी के अंदर है, और उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। अगर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो उसे बोलते हैं इनटू फंक्शन। ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, क्लियर? इनटू का कोई और नाम नहीं होता। क्लियर चिल्ड्रन? अब आगे आ जाते हैं। 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव, और ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, जैसे ये वाला फंक्शन है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये भी 1 1 और ऑन टू, तो 1 1 का नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को मिला के बोलते हैं दोनों को बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव फंक्शन को बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन। तो कभी कभी लास्ट में ये प्रूव करने के लिए हो जाता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। तो इनवर्टिबल फंक्शन के लिए क्या क्या प्रूव करना है, उसे पहले 1 1 प्रूव करना है, फिर उसे ऑन टू प्रूव करना है। 1 1 का नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को मिला के बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव फंक्शन को बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल का एक मतलब ये भी है कि इसको इधर से भी पढ़ा जा सकता है, इधर से भी पढ़ सकते हैं। 1 का आंसर 2, 2 का आंसर 4, 3 का आंसर 6, इसे उल्टी डायरेक्शन से भी देख सकते हैं। 2 का आंसर 1, 4 का आंसर 2 और 6 का आंसर 3। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तभी इसे इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। इसमें हम इनवर्टिबल फंक्शन नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? 1 का आंसर 1 और 1 का आंसर -1, ऐसा नहीं होता कभी। 2 एलिमेंट का सेम आंसर तो हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के 2 आंसर कभी नहीं होते।
दो एलिमेंट का एक इमेज तो हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते। ठीक है चिल्ड्रन, एक एलिमेंट के दो आंसर नहीं हो सकते। दो एलिमेंट के सेम आंसर हो सकते हैं, जैसे -1 का स्क्वायर +1 और +1 का स्क्वायर +1। ठीक है, तो मैंने 2-3 बात बताई आपको। अगर एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएटेड है तो उसे बोलते हैं 1 1। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट एक से एसोसिएटेड है उसे बोलते हैं मैनी 1। 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट बी सेट के अंदर खाली नहीं है, नो एलिमेंट एम्प्टी इन सेट बी, देन इट इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। इफ एनी एलिमेंट लाइक एम्प्टी इन द सेट बी, देन इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 ऑनटू का दूसरा नाम इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलके बन गया बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव का नाम होता है इनवर्टिबल फंक्शन। क्लियर चिल्ड्रन? अब आगे बताता हूं। अब 1 1 और मैनी 1 को प्रूव करने का मेथड क्या है? कंडीशंस ऑफ 1 1। कंडीशंस ऑफ 1 1। If x1 is not equal to x2, अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, ठीक है, और इन्हें आगे ये लिख देते हैं x1 and x2 belongs to set A, ये दोनों एलिमेंट, ठीक है, then fx1 should not be equal to fx2। इस बात को समझ लो अच्छे से। ये 1 है, ये 2 है, अलग से लिख के दिखाता हूं। ये 1 है, 1 is not equal to 2, ये दो डिफरेंट एलिमेंट है 1 और 2, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। 1 का आंसर क्या है? 2 उधर, f1, और ये है f2। f1 का आंसर क्या है? 2, और f2 का आंसर क्या है? 4। तो 2 और 4 भी आपस में इक्वल नहीं। 1 और 2 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, 1 का आंसर 2 है और 2 का आंसर 4 है, इन दोनों के आंसर भी सेम नहीं है। अगर ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके आंसर भी डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर? अगर दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके आंसर भी डिफरेंट होने चाहिए। ये कंडीशन है 1 1 प्रूव करने की। ओके, सो एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इफ fx1 is equal to fx2। कभी कभी दो आंसर सेम होते हैं, जैसे यहां 4 है, एक 4 और लिखा हुआ है, ठीक है, fx1 is equal to fx2, then x1 should be equal to x2। ये दूसरी कंडीशन। अगर दो आंसर सेम है, मैं यहां लिख के बता देता हूं। अगर यहां मैं एक 4 और लिख दूं तो ये 4 भी 2 का ही, यहां 2 भी होना चाहिए। ओके, देखो 4 और 4 दो डिफरेंट आंसर नहीं है, दो सेम आंसर है, तो उनके एलिमेंट भी उधर सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए 2 का आंसर 4 है और यहाँ 5 का आंसर भी 4 है, तो ये 2 और 5 डिफरेंट एलिमेंट हो। तो उधर जो नंबर है वो भी सेम होने चाहिए, इधर जो आंसर है वो भी सेम होने चाहिए। अगर कभी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती, अगर राइट हैंड साइड में सेट बी में दो सेम आंसर हैं, दो एलिमेंट के सेम आंसर हैं, तो उधर वो एलिमेंट भी सेम ही होने चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो बड़ी इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें हमें ऐसे प्रूव करना होता है। ये जो छोटा क्वेश्चन होता है तो पहली कंडीशन लगाते हैं, जब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है तो ये कंडीशन लगाते हैं। थर्ड आता है मैनी 1, तो ये दोनों है 1 1 की कंडीशन। नाउ मैनी 1, if let x1 is not equal to x2, x1 and x2 belongs to set A, x1 is not equal to x2 but fx1 is equal to fx2। एलिमेंट दोनों डिफरेंट हैं लेकिन उनके आंसर सेम है। एलिमेंट दोनों टोटली डिफरेंट हैं लेकिन उनके आंसर सेम है। इस कंडीशन को बोलते हैं मैनी। ये मैंने लिखा, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैनी। 1 1 की कंडीशन एक बार फिर से देखो, 2 डिफरेंट एलिमेंट 2 डिफरेंट आंसर, 2 सेम आंसर 2 सेम एलिमेंट, ये दोनों 1 1 की कंडीशन।
एलिमेंट्स आर डिफरेंट बट आंसर्स आर सेम, इन दोनों से अलग है ये आंसर। ऐसी सिचुएशन कहां बन रही है, यहां देखो, ये दोनों डिफरेंट आंसर है, 1 और -1 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, दो डिफरेंट एलिमेंट है 1 एंड -1, लेकिन दोनों का आंसर सेम है। तो -1 एंड +1 बोथ आर नॉट इक्वल, बट -1 का स्क्वायर भी +1 और +1 का स्क्वायर भी +1, आंसर दोनों के सेम। तो ये कंडीशन है मैनी वन की। यहां मैंने लिख के बताया कि एक एलिमेंट के जब दो से ज्यादा एलिमेंट का सेम आंसर होता है तो उसे मैनी वन बोलते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? सो दीज वर द टाइप्स ऑफ फंक्शन। कुछ और टाइप्स की मुझे बतानी है, कांस्टेंट फंक्शन बताना है, सिग्नम फंक्शन बताना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बताना, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन मुझे अभी और कराना है, तो वो बहुत छोटी माइनर सी बातें हैं, ठीक है। सो लेटर ऑन वी विल डू इट। तो आज मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है और इसे कुछ समझाने की मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे 1 1 ऑन 2 के और 1 1 मैनी वन और ऑन 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू।